बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टी.एस. एलियट को एज अ क्रिटिक जानने जा रहे हैं। तो टी.एस. एलियट को एज अ क्रिटिक जानने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी, चैनल पर तो आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ सर, बल्कि सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब करते हैं स्टार्ट। टी.एस. एलियट एक बेहतरीन तनकीद करने वाला, यानी कि एक बेहतरीन तनकीद निगार। टी.एस. एलियट नकात। यहाँ टी.एस. एलियट के बारे में बताया जा रहा है कि 1980 में जो शायर थे वो शायरी करने के नए नए तरीक़ों को जानना चाह रहे थे, उनकी तलाश में थे। और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए, और बहुत सारे तजुर्बात ऐसे हैं जो छुपे ही रहे, पोशीदा ही रहे, सामने ही नहीं आए। जो तजुर्बे वो शायरी को नया रूप देने के लिए करते रहे। लेकिन टी.एस. एलियट जो है, उनकी जो शायरी है वो मंजर आम पर आ गई, मरकज़ बन गई जब उन्होंने शायरी यानी कि पोइट्री करने के लिए एक नया अंदाज़ अपनाया, और लोगों ने उनके इस नए अंदाज़ को कबूल किया। वो इस दौर के सबसे बड़े शायर थे और तनकीद निगार थे, ये निकात थे यानी कि क्रिटिक थे। थॉमस एस्टर्न एलियट, ये टी.एस. एलियट का पूरा नाम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी.एस. एलियट कहते हैं। पूरा नाम क्या है? थॉमस एस्टर्न एलियट। अमेरिका के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। संजीदगी और फ़िक्र उन्हें वरसे में मिली थी। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में से उसने तालीम हासिल की थी, और हर तरह के जदीद और कदीम उलूमात जो हैं, जितने भी उलूम थे उनके ऊपर उनको बहुत हद तक यानी मुमकिन हद तक वाक़फ़ियत थी, उसके बारे में नॉलेज थी। उन्होंने अपना मुल्क छोड़कर इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड में जाकर वो इस्टेबल हो गए, वहाँ पर रहने लगे, और एक अदबी रिसाला जारी किया, मतलब एक मैगज़ीन जारी किया जिसका नाम था क्रिटेरियन। उन्होंने ख़ुद जिसका नाम रखा ये रिसाला, लेकिन उनका ये मैगज़ीन ज़्यादा अरसे नहीं चल सका। इसके बाद एलियट ने क्या किया, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलाज़मत करते रहे, और 1917 में उन्होंने एक बिल्कुल नए किस्म की जो है ना नज़म लिखी। उस नज़म ने जितने भी अदबी दुनिया के शायर थे उनको चौंका दिया, वो हैरान हो गए। तब एक आप शौक़ आपको लग जाता है, ऐसे समझ लें। इसके बाद उनकी मुतअद्दिद नज़में शाया हुई, जिसमें नया इदराक और नई हैसियत थी। एक वो जो उन्होंने पोएम लिखी थी, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी जिसमें उनका अंदाज़ नया था। उन्होंने नए अंदाज से नए अंदाज से नई नई बातें की। उनका बिल्कुल अलग ही सोच थी, और उन्होंने पोएम को एक अलग ही हैसियत दे दी थी। 1922 में इनकी सबसे बड़ी नज़म दी वेस्ट लैंड छपी, जिसको समझने के लिए बहुत से जो आलिम थे और निकात थे उन्होंने कोशिश की, मतलब वो उनकी समझ से बालातर थी, उनको कोशिश करके उनकी इस नज़म को समझना पड़ा कि वो इसमें क्या रहे हैं। फिर उसके बाद टी.एस. एलियट की नज़मों का एक मजमूआ 1926 में भी शाया हुआ, जिसमें उनकी नई पुरानी जितनी भी नज़में थी वो सारी मौजूद थी। 1936 में 4 क्वार्टर्स का पहला हिस्सा ब्रंट नॉर्टन में छपा, ये एक रिसाला था। उसमें 4 हिस्सों पर ये जो नज़म है वो मुश्तमिल थी, और इसकी तकमील 1943 में हुई, और 1943 में ही इसे शाया कर दिया गया। ये चारों हिस्से बाहम मरबूत भी हैं और अलग अलग भी हैं, यानी कि ये जो नज़म थी 4 क्वार्टर्स, इसके अलग अलग एक एक हिस्सा भी मौजूद है, और इसको चारों हिस्सों को एक साथ मिलाकर भी जमा किया गया है। एलियट को जो है इस दौर का बहुत बड़ा शायर मान लिया गया था। साथ ही साथ इनके जो तनकीदी मज़ामीन है, यानी कि वो जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिकल एसेस लिखते थे, ये क्रिटिकल जो उनके मज़ामीन थे वो भी छपते रहे, जिनकी नज़म और नसर में बड़ी जिद्दत है। यानी कि उन्होंने जो लिखा उसमें बड़ी मॉडर्निज़म है, उनकी नज़मों में भी और उनके नसर में भी। वो आला तरीन निकात मान लिए गए, मतलब उनको आला तरीन क्रिटिक माना जाता है। और 1948 में एलियट को एक नोबल प्राइज़ भी मिला था। एलियट की जो शायरी है वो बिल्कुल नई ज़रूर है, लेकिन वो रिवायात के बड़े दिलदादा हैं, उनको रिवायात पसंद हैं, रिवायात शिकन नहीं है। और गौर से देखने पर इसमें सारे यूरोप की शायरी की बेहतरीन रिवायात मिलती हैं। जब उनकी शायरी को आप गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी रिवायात के बारे में अपनी शायरी में बात की है। और डेंटी से वो बहुत मुतासिर थे। इस पर उन्होंने एक मज़मून भी लिखा। जर्मन और फ्रांसीसी शायरी के असरात भी उन्होंने कबूल किए। अंग्रेज़ी शायरों में वो शेक्सपियर, एलिज़ाबेथ के दौर के ड्रामा निगारों से बहुत मुतासिर थे। जॉन डेन और माबाद तबियाती शायरों की रंग नकल करता है। इसने ड्राइडन पर भी मज़मून लिखा। अलेक्जेंडर पोप को बड़ा शायर माना, रोमानी शायरी से नफ़रत उन्हें रही। मिल्टन को पहले से इसने मतऊन किया, मगर बाद में मिल्टन के ब्लैंक वर्स से वो बहुत कायल भी हुए।
ان کا جو مضمون ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ، اس کی تنقید میں بہت اضافہ ہوا اور اس کے فن اور اس کی شخصیت کو بڑی اچھی طرح سے انہوں نے نمایاں کیا۔ وہ جو ہے نا ٹی ایس ایلیوٹ جو ہے روایات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے نزدیک فرد کی اہمیت اور عظمت اس بات میں ہے کہ وہ کس حد تک روایات کا حامل ہے، وہ اپنی روایات کا کتنا حصہ گھیرتا ہے، یعنی کتنا اس کو قائم رکھتا ہے، کتنا اپنی روایات کو فالو کرتا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے فن کو روایات کے امتزاج کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، مطلب کہ ہمیں جو ٹی ایس ایلیوٹ ہے ان کا جو کام ہے ان کو روایات کی حیثیت سے بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ روایات کو یکجا کر کے جدت کی بات کرتے ہیں، اس پر پہنچتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیوٹ کے تنقیدی مضامین بھی بڑے پرکیف ہیں، انٹرسٹڈ ہیں۔ وہ ہر قسم کے اصولوں پر بحث کرتے ہیں، ہر بڑے شاعر پر رائے دیتے ہیں اور نیا رنگ اس میں پیدا کرتے ہیں۔ وہ ڈرائزن، جونز، کارلج، میتھیو آرنلڈ کے پائے گئے نقاد رہے، اور ان کی جو شاعری ہے اس کا جو ہے جدید طور پر ٹی ایس ایلیوٹ کی شاعری کا جدید طور پر بہت بڑا اثر پڑا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوئٹری کرنے کا جو انداز ہے ان کی شاعری نے تو ایک دفعہ اس دور میں بدل ہی دیا تھا شاعری لکھنے کے انداز کو باقی شاعروں کے لیے۔ یہ تھی ٹی ایس ایلیوٹ کے کام پر تنقید۔ اور تنقید جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے تعمیر بھی ہوتی ہے۔ تنقید میں آپ اچھائی اور برائی دونوں پر بات کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کی گئی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل ہو، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔